हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजय सुपर क्लासेज। आज हम आप सभी को बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे कॉपी को लिखा जाता है उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी को कैसे लिखकर अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक कक्षा 10 विषय हिंदी का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप लेकर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो समय होता है 3 घंटा 15 मिनट और इसका मैक्सिमम मार्क्स होता है अर्थात जो पूर्णांक होता है वह 70 नंबर का होता है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है विषय हिंदी का। नोट में दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों है, यानी जो 3 घंटा 15 मिनट दिया होता है उसमें से 15 मिनट आपको इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से क्या करना है, पढ़कर तब उसका आंसर लिखना। आप क्या करेंगे, प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसमें का पहला का क दिया होता है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है उसी पहचान कर लिखिए। जो एक मार्क्स का होता है, 1 नंबर का होता है। इसमें से 4 कथन दिया होता है, उसमें से कोई एक सही रहता है, उसी को हमें पहचान कर क्या करना होता है, लिखना होता है। तो देखिए कैसे लिखा गया है क्वेश्चन, इसका कॉपी में कैसे लिखा गया है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखा गया, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क, यानी जो ये पहला है इसका हमें क का जो सही होगा वही लिखेंगे। तो पहला का जो क है इसी में का ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो कथन है वही हमारा क्या होगा, सही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ख, इस प्रकार से लिखेंगे। आवारा मसीहा यानी विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार हैं। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ग, यानी पहला का ग है। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या पहला का घ, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या पहला का अंग, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क, यानी ये दूसरा का क है, ये 2 नंबर का पूछता है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये दूसरा का ख है, क्वेश्चन पेपर है मेरे पास दूसरा का ख। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का ग, दूसरा का ग है। इसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का क, ये हमारा एक पद्य और गद्य दिया हुआ रहता है, उसमें से उस गद्य को पढ़कर उसमें नीचे दी गई 3 प्रश्न होता है, उस 3 प्रश्नों का क्या करना होता है, लिखना होता है। तो आप इस प्रकार से संदर्भ पूछेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, उससे एक रिलेटेड एक प्रश्न दिया रहता है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम लिखें वैसे लिख सकते हैं, यानी जो प्रश्न पहले आता है उसको पहले कीजिए, जो बाद में आता है उसको बाद में कीजिए। मैं एक सैंपल दिखाया हूँ कि मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिख सकते हैं आप, बस इस प्रकार से। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा का ख,
में जो एक गद्यांश दिया रहता है उसी का ये ख नंबर प्रश्न है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए, लिखते समय हमें बीच में स्पेस छोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि दूर दूर लिखेंगे तो हमें अच्छे से, कोई भी एग्जामिनर होता है जो कॉपी जांच करता है, वो अट्रैक्टिव दिखाई दे। क्या कि मतलब कहा गया है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, यानी जो पहले अच्छे से लिखते हैं, यानी पहले तो पढ़ना अच्छे से लिखिए। अच्छे से लिखेंगे तो एग्जामिनर सोचेगा कि ये पढ़ने में बहुत अच्छा है विद्यार्थी, तो आपको अच्छे से नंबर्स को दे देगा, उसमें से कटिंग नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद से इसमें तो एक स्टेंजा दिया रहता है, यानी दो गद्यांश दिया रहता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। ऊपर वाला कीजिए या नहीं तो नीचे वाला कीजिए। ये ख है तीसरा का। चार नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये 6 नंबर का पूछता है। आपको दो पद्य में से दो दिया रहता है, उसमें से एक करना होता है, और पहला आ रहा है तो पहला कीजिए, दूसरा आ रहा है तो दूसरा कीजिए। एक क है और एक ख है। तो पहला दिया है, चरण कमल बंदौ हरिराई, जा की कृपा पंगिरी लंघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये पहला स्टेंजा दिया रहता है। और दूसरा दिया रहता है कि मेरी भव बाधा और राधा नागरी सो यह जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होई। ये दोनों में से कोई एक आ रहा है, उसी को करना, यानी कि दोनों कर देंगे, और दोनों करेंगे तो परेशानी हो सकती है। तो एक ही आपको करना होता है। इसमें आपको 6 नंबर मिलता है। संदर्भ से व्याख्या करना होता है। तो इस प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं। चौथा का क। तो संदर्भ सहित ऐसे हम संदर्भ लिखेंगे। तो इस संदर्भ कैसे लिखा गया, इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद से उसका व्याख्या लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम व्याख्या लिख सकते हैं। उसके बाद से हम काव्य का सौंदर्य को लिखेंगे। कोई भी हम व्याख्या करते हैं तो उसका काव्य का सौंदर्य होना चाहिए, क्योंकि काव्य का सौंदर्य रहेगा तभी वह अच्छे से उसमें मार्क्स को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या है 5। ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हैं, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। यानी कि इसमें लेखकों का नाम दिया रहता है 3, उसमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है जो आपको याद है। तो आप जानते हैं कि तय नहीं देता, आप इसमें से तीनों याद कर लेंगे तो कोई ना कोई आपको इसमें से एक आ जाता है, ठीक है ना। आप उसको जीवन परिचय क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस प्रकार से आप इसका क्या कर सकते हैं, जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखा गया है जीवन परिचय, अब उसको देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए कैसे लिखे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क 3 नंबर, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का 3 नंबर। उसके बाद से यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद से लिखेंगे जीवन परिचय। देखिए कैसे लिखा गया है, इस प्रकार से। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए जहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए जन्म हो गया, गांव का नाम हो गया,
उसके बाद से उनका जो मृत्यु हुआ था, जो वकालत किए थे, ठीक है ना, वहाँ पे किस सन में की थी वहाँ पे अंडरलाइन कर दीजिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हो सकता है आप इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि जीवन परिचय याद करने में आसानी हो। मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा आपको। इस प्रकार से इनका मृत्यु हो गया था 1963 में। उसके बाद से उनकी रचनाएं के बारे में, तो रचनाएं यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे, रचनाएं या कृतियाँ लिख सकते हैं। उसके बाद से जैसे मान लो लिखना हो, एक दो रचना लिख देना है। इस प्रकार से लिखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं का विवरण इस प्रकार है। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। उसके बाद से एक दो रचना लिख देंगे, बस हो जाएगा। भाषा शैली पूछेगा तो यहाँ पे भाषा शैली लिख देंगे। अगर साहित्य में स्थान पूछता है कि साहित्य में उनका क्या स्थान है या क्या योगदान है, तो आप यहाँ आगे चलकर उसको हेडिंग डालकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साहित्य में, अगर पूछेगा तो। लेकिन अक्सर उतना नहीं पूछता है कि उनका जीवन परिचय और रचना पूछता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद से 5वां का ख पूछ रहा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनके किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो कुछ जो भी आता है तो लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का ख का दूसरा, यानी दूसरा मैंने लिखा है गोस्वामी तुलसीदास। उसके बाद से जीवन परिचय, और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके आप क्या कर सकते हैं, इस जीवन परिचय को लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे रचनाएं या कृतियाँ लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद से इस प्रकार से लिख उनकी रचनाओं का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 6, ये आपको संस्कृत से एक गद्यांश दिया रहता है। आपको क्या एक गद्यांश और एक पद्यांश दिया रहता है, उसको संदर्भ सहित क्या करना होता है, हिंदी में अनुवाद करना होता है। यानी जो आपको आता है उसी को क्या करेंगे, आप लिखेंगे। तो संदर्भ देखिए कैसे लिखा जाता है, इस प्रकार से लिख से उसका प्रसंग भी लिखेंगे। उसके बाद से इसका हिंदी में क्या करेंगे, अनुवाद लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति हो जाएगी। प्रश्नोत्तर संख्या 7 दिया रहता है, 7वां का क, कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। यानी कि इस जो प्रश्न पत्र यानी जो क्वेश्चन पेपर होता है, अगर इसमें वही अगर श्लोक आ गया और आप उसी को लिख देते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये ध्यान रहे कि कोई जो आप श्लोक लिख रहे हैं, देख लीजिए कि वो श्लोक इसमें तो आया तो नहीं है, तो उसको ध्यान में रखकर क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक आया है, बंधन मरणम वापि जय वापि पराजय उभयतः समवीर वीर भावो ही वीरता, यानी ये दे दिया है। तो हमें ये नहीं लिखना है, हमें दूसरा लिखना है। यानी 2-3 अगर श्लोक याद किए रहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें श्लोक को लिख देंगे तो आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाता है। तो मैंने इसमें लिखा है ये श्लोक। इस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या 7वां का लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग श्लोक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो आप ऐसे लिखेंगे तो आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्नोत्तर संख्या 7वां का ख। ये ख है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यानी कि इसमें 4 प्रश्न दिया रहता है, उसमें से आपको
दो ही प्रश्न करना होता है, जो आपको आता है वही कीजिए। तो मैंने देखिए कैसे लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 7वां का ख। इसमें मैंने जो भी आ रहा है, मान लीजिए कि इसमें 2 आ रहा है तो 2 नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद से पूछ रहा है विरह किन पूज्यते, तो विरह वीरेण पूज्यते। उसके बाद से मान लीजिए कि हमें ये नहीं आ रहा है, ठीक है ना, या ये नहीं आ रहा है, हमें पहला आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको क्या कीजिए। तो मैंने यहाँ पे चौथा लिख दिया है कि चंद्रशेखर स्वनाम किम कथ्य, तो लिखेंगे चंद्रशेखर स्वनाम आजादा इति कथ्य। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क है कि हास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए। निहास्य रस अथवा करुण रस की परिभाषा क्या कीजिए, लिखिए। तो पक्का है, हर एग्जाम में आता है। या इसको पहले कर देगा, हास्य करुण रस को पहले कर देगा, हास्य रस को बाद में कर देगा, यानी कि इसी को इधर से उधर कर देता है। लेकिन हर साल यह क्या करता है, बोर्ड के एग्जाम में सब पूछता है। हास्य रस हुआ या करुण रस हुआ, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसको क्या करना है, याद कर लेना। रोला अथवा सोठा अलंकार देता है, सोठा छंद दिया रहता है, सॉरी, रोला अथवा सोठा छंद दिया रहता है यहाँ पे रोला, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा को हम क्या करना होता है, लिखना होता है। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे लिखे हैं मैंने इस कॉपी में। यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का क। उसके बाद से यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे हास्य रस की परिभाषा। इस प्रकार से हम हास्य रस की परिभाषा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देख लीजिए कैसे लिखा गया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका उदाहरण होता है कोई भी एग्जाम्पल जो लिख सकते हैं जो हास्य रस से रिलेटेड हो। जैसे मैंने यहाँ पे हास्य रस की उदाहरण लिया है कि हंसी हंसी भाजी देखी दुल्ह दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हासही के को दंगा भयो नंगा के विवाह। या कोई अन्य भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, रसगुल्लों से भर दे गागर, मम्मी हंसे न पीटे फादर। यानी कि इसमें जो हास्य रस, यानी इसको सुनकर मुझे क्या हो रहा है, किसी भी व्यक्ति इसे सुनता है तो उसे उसके मन में वो हास्य नामक अस्थायी भाव को क्या होता है, उत्पन्न होता है, उसे हंसी आने लगती है। इस प्रकार से हम एग्जाम्पल को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का ख, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। तो देखिए कैसे लिखा गया है। यहाँ पे मैंने रूपक, देखिए अगर पहला आ रहा है तो पहला लिखिए, अगर उसके अथवा में आ रहा है तो यहाँ पे अथवा लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर को उसको देखने में कोई दिक्कत ना हो, सही करने में, जांच करने से किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। 3 नंबरिंग हमें होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ पे अथवा लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए रूपक अलंकार की परिभाषा, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का गरोला अथवा सोठा छंद की परिभाषा क्या करना होता है, उदाहरण सहित लिखना होता है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 8वां का ग, यहाँ पे अथवा में मैंने लिखा है, मैंने आप सभी को समझाने के लिए अथवा वाला भी ले लिया हूँ। तो यहाँ पे अथवा में सोठा का मैंने लिया होगा, तो परिभाषा लिखेंगे इस सोठा के, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखकर उसका उदाहरण भी लिखेंगे, कि उदाहरण लिखकर आप मात्रा भी बैठाएंगे। यानी मात्रा बैठाते हैं तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स इसमें मिल जाएगा। तो आप लोग को बताया गया होगा मात्रा बैठाने के लिए, तब इस प्रकार से क्या कर सकते हैं। उसके बाद से इसमें दिया रहता है प्रश्नोत्तर संख्या 9, 9वां का कि निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बताइए। यानी कि इसमें 6 दिया रहता है, 6 में से आपको 3 ही करना रहता है।
ये नहीं कि पूरा कर दीजिए, जितना कहा जाए उतना ही कीजिए। तो इसमें जो भी आता है उसको क्या करना होता है, उपसर्ग। उपसर्ग मतलब होता है जो पहले इसको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। प्रत्यय में होता है जो बाद में जोड़ना होता है। तब इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, 3 करना है इसमें और 2 इसमें करना होता है। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 9 का क, मैंने 3 लिया हुआ है, यहाँ उपसर्ग, यहाँ पे उससे बनने वाले शब्द हो जाएगा। एक शब्द बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना, जितना कहा जाए उतना ही कीजिए। तो साथी का मैंने अतिशय लिख दिया है, अन्न का अनंत हो जाएगा, अप का अपमान हो जाएगा। जो आता है उसको क्या कीजिए, लिखिए। हाँ, जिसका शाब्दिक अर्थ हो वही हमें क्या करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ख, प्रत्यय यहाँ पे शब्द लिखेंगे। आई का पढ़ाई या पढ़ाई, वट का सजावट। जैसे आई का मिठाई भी लिख सकते हैं, कढ़ाई भी लिख सकते हैं, वट का सजावट हो जाएगा, बनावट हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 10, सॉरी, प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ग, 9 का ग कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के विग्रह सहित समास का क्या कीजिए, नाम लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ग, समस्त पद, समास का नाम और समस्त समास विग्रह और समास का नाम, इस प्रकार से हम लिख देंगे। इसके बाद से रामकृष्ण, रामा कृष्ण द्वंद्व समास में पिता पुत्र, पिता और पुत्र द्वंद्व समास, इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 9 का घ, 9 का घ, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। एक तरफ शब्द लिख देना, उसके बाद तत्सम रूप लिख देना। जैसे अच्छ का आज का अध होता है, आँख का अच्छी होता है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लिखें। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9 का अंक, 9 का अंक क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखना होता है। नहीं कि पर्यायवाची शब्द लिखना होता है, जो हमें आता है। इसमें 4 दिया रहता है, चारों में से जो आता है उसको क्या करना होता है, लिखना होता है। इसी को आप लिख देंगे तो 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे आँख, आँख का मैंने लिखा है नयन लोचन, ईश्वर का प्रभु भगवान, इस प्रकार से लिख सकते। प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का क कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संधि कीजिए और संधि का नाम लिखना है। जैसे सु प्लस आगतम, मनु प्लस अंत, यदि प्लस आपी, लघु प्लस आदाय, इस प्रकार से। तो जो भी आता है उसको क्या करना होता है, आपको लिखना होता है। फिर कैसे लिखें, सु प्लस आगतम, ये हो जाएगा स्वागतम। ये कौन सा संधि है, यण संधि है। यदि प्लस अपी यानी यद्यपि होता है, ये कौन सा संधि है, यण संधि। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का ख है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्दों के रूप चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन में लिखिए। बहुवचन लिखिए, 2 नंबर का होता है। फल अथवा मति, मधु अथवा नदी, यानी कोई एक लिखना होता है। देखिए कैसे लिखा गया है। फल शब्द का मैंने लिया है, तो फल फलेव्य, फल का शब्द रूप होता है फलव्य, यानी चतुर्थी व्यक्ति का बहुवचन है, यानी चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। अब ग कह रहा है 10वां का, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का क्या के लिए उल्लेख कीजिए। पठामा दिया रहे और हस्तु दिया है, तो दोनों में से जो आता है उसको क्या कीजिए, आपको करना होता है। तो मैंने पठामा का लिया है, तो ये पठ धातु है, लकार है लट लकार, ये उत्तम पुरुष है और बहुवचन है। इस प्रकार से आप। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का क है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यानी कि 4 दिया रहता है, उसमें से 2 का आप क्या करना होता है, संस्कृत में अनुवाद करना होता है। ये 2 मास का होता है, 2 नंबर का होता है। सभी छात्र पढ़ तो लिखेंगे। दान से कीर्ति बढ़ती है, सुहन के साथ मोहन घर गया, वह घर से निकला। तो देखिए कैसे लिखें, मैंने लिया है कि सभी छात्र पत्र लिखेंगे, तो इसका अनुवाद करेंगे। यहाँ पे पहले हेडिंग लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का
पहला लिखे हैं संस्कृत सभी छात्र पत्र लिखेंगे तो इसको अनुवाद करेंगे सर्वे छात्र पत्रम लेखिष्यन्ति। दूसरा है दान से कीर्ति बढ़ती, तो अनुवाद हो जाएगा दानेन कीर्ति वर्धते। उसके बाद से 11 नंबर यानी जो आता है अनुवाद उसको करना होता है। 11 नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, यानी कि 5 दिया रहता है, 5 में से आपको कोई एक पर एक विषय पर क्या होता है निबंध लिखना होता है। ये 6 नंबर का होता है। अगर इसको अच्छे तरीके से लिख देंगे तो आप अच्छे 6 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसे दिया है कोरोना एक वैश्विक चुनौती, यानी कोरोना पर निबंध आ जाए तो कोरोना पर मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। आप उसको जाकर सर्च करके अजय सुपर क्लासेज के नाम से सर्च करके आप वहाँ पे इस कोरोना से रिलेटेड आप निबंध को प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान, भ्रष्टाचार की समस्या, देश प्रेम, अनुशासन की समस्या। देखिए देश प्रेम पर ये पूछता है निबंध, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको क्या कर लीजिएगा तैयारी कर लीजिएगा। मैंने इस वीडियो में मैंने इसी विषय पर मैंने क्या किया है निबंध को लिखा है। इसी विषय पर मैंने क्या किया है लिखा है देश प्रेम पर। देखिए कैसे लिखे हैं निबंध। तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 11 लिखेंगे, यहाँ पे देश प्रेम हेडिंग रहेगा। उसके बाद से प्रस्तावना लिखना है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं निबंध देश प्रेम पर आप निबंध लिख सकते हैं। देख लीजिए, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। और लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके या स्टॉप करके आप इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इस पर निबंध लिख सकते हैं। देश प्रेम, स्वदेश प्रेम, इस प्रकार से इसका शीर्षक होता है। क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। उसके बाद से प्रश्नोत्तर संख्या 12 होता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर लिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी कि आपको एक खंड काव्य दिया रहता है, उसको हमें क्या करना होता है लिखना होता है। तो हमें मेवाड़ मुकुट खंड काव्य से, यानी आप जिसको आप जो खंड काव्य आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना, उसी खंड काव्य में यानी 2 प्रश्न दिया रहता है अथवा में करके आपको इसमें से एक खंड काव्य को आपको लिखना होता है, उसका आंसर यानी उत्तर लिखना होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य को यहाँ पे मैंने लिखा है, जो आपको पढ़ाया गया है आप उसी को क्या कीजिए लिखिए। जैसे मेवाड़ मुकुट दिया है, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा संक्षेप में लिखिए अथवा मेवाड़ मुकुट से प्राप्त प्रेरणा का क्या कीजिए मूल्यांकन कीजिए। तो मैंने यहाँ पे मेवाड़ मुकुट ने 12वां का घ का यहाँ पे लिखेंगे, ये वाला 12वां का घ का मैंने अथवा लिखा है। मेवाड़ मुकुट से प्राप्त प्रेरणा का मूल्यांकन हेडिंग रहेगा। इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। या इसमें प्रश्न पूछता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर तृतीय सर्ग या चतुर्थ सर्ग की कथा संक्षेप में लिखी, या मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। आप इस पर क्या कीजिएगा तैयारी कर लीजिएगा। नायक का चरित्र चित्रण अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा बार बार पूछा जाता है, उसको क्या कर लीजिए याद कर लीजिए। और उसके साथ साथ 7 सर्ग यानी जो 7 सर्ग है उसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए।
अगर नायक का चरित्र चित्रण नहीं आ रहा है तो अगर आपको सातों सर्ग याद रहेगा तो आप उसमें से जो भी सर्ग पूछेगा उसकी कथा आप संक्षेप में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मूल्यांकन किया है मेवाड़कुट खंड काव्य की से जो प्राप्त प्रेरणा है उसको मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखा है इस प्रकार से। देख लीजिए इसको कैसे मैंने लिखा है। इस प्रकार से आप मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पे आप लिख सकते हैं जो भी प्रश्न होता है उसको। और लास्ट में जब कॉपी के लास्ट में आप यहाँ पे अपना अनुक्रमांक लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अनुक्रमांक लिखकर यहाँ पे जो भी होता है अनुक्रमांक वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी को लिख सकते हैं। इस प्रकार मैंने बोर्ड के एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है उसके बारे में मैंने आप सभी को बताया है। मैंने क्वेश्चन पेपर भी बताया है। आप इस तरीके से कॉपी को लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।